मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर की स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ ने 27 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। डेनमार्क का ये शाही जोड़ा 26 फरवरी को भारत आया है। बता दें कि शाही जोड़ा अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने वाला है। वहीं ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले 2 दशकों में डेनमार्क के शाही परिवार से ये भारत की पहली यात्रा है। उधर पीएम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पीएम ने यहां मंच पर मौजूद कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान पीएम ने उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे एक बार फिर कर्नाटक के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मिला है। आज शिवमोगा को अपना एयरपोर्ट मिला है और ये बहुत ही भव्य और सुंदर है। ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है बल्कि इस क्षेत्र के जवानों के सपनों की नई उड़ान का अभियान है। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट पर कर्नाटक की परंपरा और तकनीक का मेल देखा जा सकता है। ये सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं है, ये इस क्षेत्र के युवाओं के सपनों की एक नई यात्रा का अभियान है। आज शिवमोगा को अपना एयरपोर्ट मिला है। लंबे समय तक जिसकी डिमांड थी वो आज पूरी हुई है। शिवमोगा एयरपोर्ट बहुत ही भव्य बना है, बहुत ही सुंदर है। इस एयरपोर्ट में भी कर्नाटका के ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम नजर आता है। और ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये इस क्षेत्र के जवानों के सपनों को नई उड़ान का अभियान है। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। उधर सिसोदिया को रविवार को दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। हालांकि पूछताछ के दौरान सिसोदिया सीबीआई के सवालों का जवाब सही से नहीं दे पाए। डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर कई बड़े आरोप लगाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार करने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। पोस्टर पर भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ जैसे नारे लिखे हुए थे। बता दें कि आप कार्यकर्ता दिल्ली से लखनऊ, भोपाल, नागपुर तक देश भर में सड़कों पर उतरकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की सोमवार को आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है, इसीलिए वो विपक्ष की राजनीतिक शक्तियों को झूठे मुकदमों में फंसा रही है। अखिलेश ने सोमवार को ट्वीट किया कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके भाजपा ने साबित कर दिया है कि ये शिक्षा नहीं बल्कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के भी खिलाफ है। दिल्ली की जनता इसका जवाब अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को शहर की 7 सीटों पर हरा कर देगी। ये कोई पहली घटना देश में नहीं है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। जनता ये देख रही है क्योंकि बेरोजगारी का इनके पास जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है
और जिस तरीके से देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं उसका जवाब नहीं है। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, यहाँ की गवर्नर उनकी स्पीच में 4% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बजट स्पीच देख लीजिए 4% है अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के 90% से ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले नौजवानों को रोजगार या नौकरी मिली हुई है। क्या ये सच है? उधर राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद की पत्नी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को बसपा से बाहर किया जा सकता है, लेकिन मायावती ने फिलहाल इससे इनकार कर दिया है। बसपा प्रमुख ने ट्वीट कर कहा कि अगर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इस मामले में दोषी साबित होती है तो उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। वहीं मायावती के बयान पर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि मायावती के ट्वीट का यही मायना है कि बसपा में किसी भी बाहुबली विचारधारा की जगह नहीं है। अगर अतीक के परिवार के किसी भी सदस्य की संलिप्तता पाई गई तो बीएसपी पार्टी से उनका निष्कासन कर देगी। जब बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी और एक हमारे खुद बसपा के सांसद पे आरोप लगा और पुलिस उनको गिरफ्तार करने से डर रही थी, बच रही थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बहन जी ने अपने 5KD आवास पे बुला करके लखनऊ पुलिस अधीक्षक को बुलाया और कहा कि इसे अरेस्ट करके ले जाओ, बंद करो। तो ये बहुजन समाज पार्टी की नीति है, उसमें अपना पराया किसी के साथ भेदभाव नहीं है। आज बहन जी का ट्वीट का तात्पर्य ये है कि चूंकि पीड़ित परिवार ने जो नामजद किया है तो नामजद तो मान लीजिए उन्होंने अतीक को भी किया है, और तो अतीक तो माना गया, अतीक तो भाई समाजवादी पार्टी ने उनको विधायक बनाया, समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया, और जिसमें वह पूजा पाल के पति की हत्या किए थे उस समय समाजवादी पार्टी में ही थे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता संदीप नंद गोपाल गुप्ता ने बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल और उनके गार्ड की हत्या में समाजवादी पार्टी की संलिप्तता का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री संदीप नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाली पार्टी, जब मैं उनकी सरकार में मंत्री था तो कुछ लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश भी की थी। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की नगर निगम में भी चर्चा की जाएगी। उधर कांग्रेस नेता आराधना मिश्र ने कहा कि एक तरफ सदन चल रहा है और दूसरी तरफ प्रयागराज में इस वारदात को अंजाम दिया गया। सरकार कानून व्यवस्था के दावे कर रही है, लेकिन असल में कानून व्यवस्था कहां है? उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी और बसपा, ये दोनों पार्टियां गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को पोषित करने वाली पार्टियां हैं। उनको शायद वो दिन भूल गया। मैं उनकी सरकार में मिनिस्टर था और आरडीएक्स बम लगा करके अपराधियों ने उड़ाने का काम किया, और जब मैं तो अचेत अवस्था में 7 दिन कोमा में रहा और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर लिखाई गई थी। 16 के 16 अपराधी जो उसमें निकल करके आए सब समाजवादी पार्टी। ये जो घटना हुई है, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस वक्त सदन चल रहा हो और प्रयागराज में जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, वो पूरी तरह से कानून जो व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आया है। तो सबसे पहले तो सरकार इस पर जवाब दे कि सदन चल रहा है, मुख्यमंत्री जी सदन में बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं, सरकार दावे कर रही है, और कहाँ है कानून व्यवस्था? और पूरा भरोसा है मुझे न्यायपालिका के सामने ये सारे मामले प्रस्तुत होंगे और जो भी उचित कार्रवाई है, जिसने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कश्मीरी पंडित बैंक गार्ड संजय शर्मा की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की। उपराज्यपाल सिन्हा ने दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का संकल्प लिया और इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हत्या की निंदा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। जिसने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है, हमारे सुरक्षा बल उनको कठोर दंड देंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने भी ये घटना की है, हमारे सुरक्षा कर्मी उन्हें कड़ी सजा देंगे। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं। और जिन लोगों ने भी घटना की है, मुझे लगता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी चिंता करेंगी। सिक्योरिटी में इस तरह की एक आध घटनाएं निश्चित रूप से लोगों के मन में संदेह पैदा करती है, लेकिन एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ सिक्योरिटी सिचुएशन पर हम काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले से स्थिति काफी बेहतर है
हम एक आदर्श स्थिति बनाने में सफल होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमारे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने संपत्ति कर का एक नोटिफिकेशन किया है। 3 दिन पहले मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन संवाद में विश्वास रखता है और सामान्य आदमी को दिक्कत न हो, इसकी हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं। प्याज की लगातार गिरती कीमतों से निराश किसानों ने मंडी में प्याज की बिक्री रोक दी है। महाराष्ट्र के लासलगांव कृषि उत्पादन बाजार समिति में नाराज किसानों ने प्याज की नीलामी रोकने का फैसला किया है। बता दें कि एशिया के सबसे बड़े प्याज बाजार लासलगांव एपीएमसी में प्याज की कीमतें हाल के दिनों में 2 से 4 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई हैं। इससे प्याज उत्पादकों में बड़ी नाराजगी है। उधर ठंड में हुई भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी को देखते हुए जोजिला दर्रे पर सड़कों पर व्यापक रूप से बर्फ को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि भारी बर्फबारी से कई फीट तक बर्फ जम गई थी, जिसके बाद आने जाने में परेशानियों का आमजन को सामना करना पड़ रहा था। अभियान बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है ताकि सैन्य और असैन्य वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित किया जा सके और हिमस्खलन से बचा जा सके। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।